लोगों ने ये पढ़ा था, जिसमें कि जो ट्रांजिशंस थे डिफरेंट डिफरेंट लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग, बाल्मर सीरीज के करस्पॉन्डिंग, पास्चन ब्रैकेट फन के सीरीज के करस्पॉन्डिंग, वो सारे वेवलेंथ, ट्रांजिशन के वेवलेंथ के कितने आएंगे वो हम लोगों ने देखा था, और साथ ही साथ इसके फॉर्मूलेज वगैरह भी देखे थे, ये किस तरीके से आते हैं वो भी चीज़ हम लोगों ने देख लिया था, एनर्जी लेवल्स वगैरह हर एक चीज़ देख लिया था लास्ट क्लास में। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस होगा, अगर रोटेशन होता है न्यूक्लियस का तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो हम लोग देखना चाहते हैं। ये क्या बात आ गई कि न्यूक्लियस का रोटेशन होगा और उसके कारण से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ फिर उसको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहला चीज, न्यूक्लियस रोटेट करेगा क्यों, है ना। तो इसको समझाने के लिए मैं ग्रेविटेशन में लेकर के जाऊंगा। सबसे पहले ग्रेविटेशन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम मतलब कि जहाँ पे दो स्टार्स होते हैं जिसके मासेस m1 एंड m2 होता है, और ये दोनों मासेस जो है इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। यस सर। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट इधर रोटेट करेगा इस तरीके से, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। तो ये r1 रेडियस में रोटेट करेगा और ये r2 रेडियस में रोटेशन करेगा इस तरह। क्लियर है क्या, पढ़ा होगा। यस सर। हाँ सर। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर कोई दो मासेस रोटेट कर रहे हैं तो कंपलसरी वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही करेगा। अब इसी चीज को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ सन एंड अर्थ के लिए। तो तुम बोलोगे सर सन और अर्थ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे आना चाहिए, तो सन भी रोटेट करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और अर्थ को भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना चाहिए, ना कि सन के अबाउट। लेकिन हमें तो सन जहाँ पे बोला गया है, या फिर हम लोग हमेशा देखते हैं कि स्टेशनरी। हाँ सन स्टेशनरी रहता है, अर्थ रोटेट कर रहा है, ऐसा कैसे हो गया। अब देखो हम लोग इसको थोड़ा और ज़्यादा डीप में जाकर के समझते हैं। ये r1 रेडियस में रोटेट करेगा और ये r2 रेडियस में रोटेट करेगा, और ये r1 और r2 का वैल्यू कितना होता है पता है क्या। सेंटर R1 ऑफ, एंड R2 का। हाँ सेंटर ऑफ मास हाँ बताया, निकाल लेंगे ना। r1 निकालना है M2 तो R। ये मास लेते हैं हम लोग m2 यस r सर। अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, यस। एंड r2 इज इक्वल्स टू, r2 लेने के लिए इसका ये मास लेते हैं which is m1 r क्या है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। अब बताओ मास जो होगा सन का वो क्या बहुत ही ज्यादा होगा अर्थ के मास से, मच यस मच ग्रेटर सर। देन m2, मच ग्रेटर देन m2। m1 बहुत ज्यादा बड़ा है, m1 अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो r1 क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा छोटा। R। बताओ कैसे, ओके। क्या इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या ये चीज। सर नेग्लेक्ट हो जाएगा ना M1 प्लस M2 के बराबर शायद से। M1 m1 के बराबर सॉरी। m1 बहुत ही बड़ा है, इनफाइनाइट, ये पूरा का अच्छा तो पूरा जीरो टर्म के, जीरो के जीरो आसपास के होने वाला है ना। आसपास। तो r1 अप्रोचेस टू जीरो, और ये एक्चुअल में होता है। तुम अगर अर्थ के साइज और सन के साइज को कंपेयर करोगे तो जो अर्थ है, सॉरी सन जो है वो एक फुटबॉल के बराबर है, उतना बड़ा, और जो अर्थ है वो तुम मान सकते हो कि कितना मैं कंपेयर करूँ। बेसबॉल। हाँ आ, क्रेजी बॉल सर वो बचपन ना में। ना ना ना, बॉल तो बड़ा बोल दिए तुम ग्रेन के बराबर होता है, एक छोटा सा छोटा सा ये छोटा सा, हाँ ये इतना सा दाना, इतना सा दाना, ये है हमारा अर्थ और ये है सन, इतना बड़ा डिफरेंस होता है। तुम कभी जा करके देखना, गूगल पे सर्च कर लेना, हाँ। सारा डेटा तुम्हें मिल जाएगा। ओके। तो तुम सोच सकते हो कि सन
भी रोटेट कर रहा है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास जो है ना वो एग्जैक्टली रेडियस, मतलब कि सन के सेंटर के एकदम बिल्कुल पास है। तो जिसके कारण से सन का रोटेशन का इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल है और अर्थ ही रोटेट करता हुआ मुझे दिखता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर ये मतलब ये प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करेगा ना, ये मतलब सपोज अभी जुपिटर के रेफरेंस से देखेंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास कहीं वेरी करेगा टाइप। जुपिटर भी कितना बड़ा है वो तुमको पता है सन के रिस्पेक्ट में? वो एक अंगूर के दाना के बराबर, इतना। और ये फुटबॉल है, फुटबॉल, ठीक है। और ये ग्रेप्स, मतलब कितने भी प्लैनेट सोलर सिस्टम में कोई सा भी उनके प्लेनेट रिस्पेक्ट ले में लो, सबके लिए सेम ही है। हाँ उसके रेस्पेक्ट में सन बहुत ही बड़ा है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, रोटेशन बहुत कम होगा। हाँ तो अभी हम लोगों ने क्या देखा बाइनरी स्टार सिस्टम में, जहाँ पे दो मासेस हैं जो कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और ऐसा सत्य हर एक के लिए। इसका मतलब ये छोटे सिस्टम क्वांटम लेवल पे चले जाएं, उसके लिए भी ये बातें सच होनी चाहिए, सच होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का होगा सेंटर ऑफ मास कहीं पे, बिल्कुल होगा। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, और इसके बीच का डिस्टेंस है R1, और ये डिस्टेंस है R2। तो दोनों रोटेट कर रहा होगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, बराबर है क्या? यस सर। अब कुछ बातें समझते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 27 kg। 27 kg। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। कितना ज़्यादा है? बस हजार, हजार का ही तो 10⁻³ 10 की पावर। है ना? मतलब कि यस सर। इस केस के लिए भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा। आया ना? ओके। तो बेसिकली अच्छा सर। हाँ, न्यूक्लियस जो है वो रहेगा तो सेंटर पे ही, उसका इफेक्ट ऑफ रोटेशन बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम लोग माने कि नहीं होता, तो कितना रेडियस R1 और R2 होता है, कितना वेलोसिटी में चेंजेस आते, क्या उसके हिसाब से एनर्जी में चेंजेस आते, उसको हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग मानेंगे कि हाँ वैल्यू है कंपेरेबल, वेरिएबल्स में आंसर निकालना चाहते हैं, बाद में वैल्यूज को भी पुट कर सकते हैं, एग्जैक्ट कुछ ना कुछ तो आएगा वैल्यू। यस ठीक सर। है, चलो तो करते हैं इसको। पहले तो न्यूक्लियस ले लिया और इस जगह पे इलेक्ट्रॉन, और सेंटर ऑफ मास इस जगह पे ले लिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, और ये मास ऑफ प्रोटॉन ले लिया और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लिया, अरे न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और ये उल्टा कर डिस्टेंस, दिया दोनों। डिस्टेंस R1 और डिस्टेंस तो R2। मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया। ठीक है ना? यस। तो R1 कितना होगा, बोलो जल्दी से। R1 हो जाएगा हम लोग का, कितना होगा, एम ठीक है, टू आर और ए R2 ई कितना आर हो जाएगा? हाँ तो सर, एम पी आर, बस वही आएगा। ठीक है क्या, ये चीज हो जाएगा। अब यस इक्वेशन सर। को हम लोग समझते हैं कि क्या करना, क्या है हम लोग करना क्या चाहते हैं। बोर्स मॉडल को हम लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग क्या था बोर्स मॉडल का, कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा प्रोवाइड होगा। दूसरा चीज, एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होना चाहिए, यस बराबर। अब यस। पहला इक्वेशन को हम लोग अच्छे तरीके से अप्लाई करना सीखते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स बताओ क्या होगा इलेक्ट्रॉन के लिए? इलेक्ट्रॉन किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, और न्यूक्लियस के अच्छा अभी अबाउट नहीं ऐसे कर देखेंगे।
हाँ ऐसा है, देखेंगे ओके, ना। सी ओ एम एम क्या एम वी ओके। स्क्वायर बाय आर लिखते हैं हम लोग। एम मास किसका यस है, सर। इलेक्ट्रॉन का, एम बी स्क्वायर बाय आर। तो R2। हाँ, अब एम वी स्क्वायर बाय आर की जगह पे हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखना चाहते हैं। ये है ओमेगा। ओके। और क्या ओमेगा दोनों का सेम होगा? बिल्कुल नहीं। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर क्या होगा, आर वन आर टू या आर आर टू होगा। अरे, जिस रेडियस में सर्कुलर मोशन करेगा वही रेडियस लेंगे ना। हाँ सर, समझ गया ना सर, हाँ इसलिए समझ। नहीं पूछ हाँ रहे। तो, हाँ तो बोल दो। तो ये हो गया। ओके। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? के के एम जेड सॉरी, जेड ई जेड ई इंटू ई। डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कैप ये। कौन सा, आर स्क्वायर। वो आर वन आर नॉर्मल टू आर, या आर नॉर्मल आर। जिसके सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा, एम ई ओमेगा स्क्वायर आर टू इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, एल इज इक्वल्स टू एन एच अपन टू पाई। अब बताओ एल क्या चीज है यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। आई एंगुलर ओमेगा। मोमेंटम किसका लेना है? सर इलेक्ट्रॉन सिस्टम अबाउट का, सेंटर ऑफ मास। सिस्टम का। सॉरी, ये सिस्टम का लेते हैं तो एंगुलर सिस्टम का मोमेंटम होगा। सिस्टम, हाँ क्योंकि दोनों ये रोटेट कर मालूम रहा है था। ना। एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर। याद है जब हम लोगों ने आरबीडी में हाँ। ये चीज किया था, तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आया था, म्यू आर स्क्वायर, वेर म्यू इज रिड्यूस्ड मास सिस्टम, म्यू इज इक्वल्स अच्छा, टू एम वन एम टू R1 को पुट करेंगे तो आ जाएगा। एम वन प्लस ऑफ एम टू। और चाहो तो तुम आर वन आर टू के वैल्यू को भी पुट करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, यही आएगा। यस सर। ठीक है, तो हाँ। एंगुलर मोमेंटम एल कितना हो गया, म्यू आर स्क्वायर। सॉरी, ये तो आई निकाला है मैंने अभी। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अब आई निकला है तो हम लोग एल कैसे लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू आई इंटू, यही होता है ना। ओके। हाँ सर। तो आई यस इंटू यस सर। सर। ओमेगा। तो सेकंड इक्वेशन के लिए आई इंटू ओमेगा, आई का भी वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू आर स्क्वायर विच इज एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस ऑफ एम टू इंटू आर स्क्वायर आई इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू। ओके सर। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आर टू है, तो ऐसा करते हैं आर टू का वैल्यू पुट कर लेते हैं इस जगह से, कर सकते हैं। हाँ कर लो। तो इसको पुट करता हूँ मैं यहाँ। अच्छा, एम वन एम टू जो है वो क्या है, वो तुम्हें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M1 क्या है? मास ऑफ ओके। प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ हाँ। दोनों में से कोई एक ले लो ना, प्रॉब्लम थोड़ी नहीं। ओके, अब मैं वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा स्क्वायर आर टू। आर टू का वैल्यू कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन आर अपॉन एम ई प्लस एम पी। सही है क्या? यस सर। हाँ। इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है, बोलो कोई दिक्कत? इस नो टर्म को हम लोग क्या सर। लिख सकते हैं, म्यू। और इस टर्म को अच्छा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू, जो कि पहले ही लिख देना चाहिए था। यस। अब हमारा फाइनल इक्वेशन, पहले तो ये वाला लिख देता हूँ क्या बनेगा, म्यू ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू के
जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, ये वाला, म्यू ऑफ म्यू म्यू आर स्क्वायर ओमेगा ओमेगा म्यू आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा। किसका आएगा आंसर आएगा, मुझे आर निकालना है, ओमेगा नहीं, ठीक है, आर का आंसर आ जाएगा। या फिर एक दूसरा तरीका भी निकाला जा सकता है इसको सॉल्व करने के लिए, वो क्या है कि तुम पहले चीज़ों को सॉल्व करके रखे ही हो, ए जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, और ये क्या था, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। अगर हम लोगों ने न्यूक्लियस को रोटेट करते हुए नहीं माना होता तो हमारा ये इक्वेशन बनता और इसी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता। सही है क्या? यस सर ओके इधर इस रोटेशन हाँ, नेग्लिजिबल तो रोटेशन इफेक्ट हमने नहीं एज्यूम करा है, तो भी मैं इसको ऐसे तो लिख सकता था, इलेक्ट्रॉन को एम वी स्क्वायर के जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकता था, और इसको कैसे लिख सकता था, आई इंटू ओमेगा विच इज यस सर एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो भी तो मैं ये लिख सकता था। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद भी आर का वैल्यू हमारा वही आता आंसर, आया ना? म्यू एम ओके हाँ सर हाँ क्या आता आर का आंसर, ऊपर से देख करके बताओ आर का वैल्यू क्या आया था। देखो कितना आ रहा था, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एक याद एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड पाई एम ई स्क्वायर एम ई स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, यही है ना? जेड ये था। यस अब समझना बात को, इसी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तुम, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दिखने में सेम है? बस फर्क क्या है, m के जगह पे म्यू लिख दिया गया है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर तो वही आएगा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई, m के जगह पे बस मुझे लिखना होगा म्यू, आया ना? यस सर एन स्क्वायर बाय जेड, तो ये हमारा आंसर आ गया रेडियस का। बोलो समझ में आया कितना जल्दी इसका सॉल्यूशन दिया मैंने? यस सर ये ऊपर से गया। थोड़ा बहुत लेकिन देखते हैं एक बार आप इसको तो मैं डायरेक्ट है ना रिजल्ट बता देता, इतना सॉल्व कराने का जरूरत नहीं था, क्योंकि नहीं क्वेश्चन इससे सर बहुत कम आते हैं, डेरिवेशन टाइम कंज्यूमिंग है, ऊपर से समझ में नहीं आता है लोगों को। चलो अब देखो इसका समझ जाएगा रिजल्ट हम लोग लिखते हैं। आर का वैल्यू हम लोगों ने इसको कितना लिखा था, 0.529 एंगस्ट्रॉम, 29 और एन स्क्वायर बाय जेड था। हाँ यहाँ पे म्यू है, तो मैं ऐसा करता हूँ ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, बराबर। तो इस जगह पे आ जाएगा m और बाहर आ जाएगा ऊपर m और नीचे म्यू, आया ना? यस सर तो अब इसका वैल्यू कितना होगा, आर हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम 529 एन स्क्वायर बाय जेड, और एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा m डिवाइडेड बाय म्यू। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, तुम्हें पता ही। तो ये आर का फॉर्मूला बन के क्या आया, ठीक है क्या? सही है अब अगर तुम्हारा आर निकल चुका है तो तुम एनर्जी निकाल सकते हो, कैसे? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक वन k q1 q2 बाय आर,
यस, के जेड स्क्वायर बाई माइनस में होगा। और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखेंगे। आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, टोटल लिखेंगे ना। हाँ, टोटल लिखना पड़ेगा मुझे, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखना होगा, या फिर तुम दोनों का हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर कर लो, तो वही चीज आएगा। ओके, हाँ सर, हाफ आर एम कॉमन है, वन वी सॉरी वन स्क्वायर ओमेगा प्लस स्क्वायर आ जाएगा। हाफ ऑफ एम टू वी टू स्क्वायर, तो इधर क्या लिखना पड़ जाएगा? हाफ, और v के जगह पे लिखना पड़ेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, वन, आर वन ओमेगा। और इधर हो जाएगा ओमेगा आर टू और एम वन एम टू। तो ये क्या चीज बन गया? टोटल आई, रोटेशन। हाफ आई ऑफ सिस्टम इंटू ओमेगा स्क्वायर। यस सर, ऐसे तो डिराइव करते हैं हम लोग। खैर, काइनेटिक एनर्जी तुम्हें यस पता चल गई, तो तुम यहाँ से ये वैल्यूज को पुट करके लिख सकते हो। हाफ टोटल आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना होगा? हाफ ऑफ आई एम वन आर म्यू वन एम आर। स्क्वायर। हाँ, रिड्यूस्ड मास सिस्टम से म्यू आर स्क्वायर लिख लिया मैंने, म्यू आर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब म्यू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू को मैं यहाँ से यस निकाल करके पुट कर सकता हूँ। एक आर बाहर निकाल दो इसका, देखो ये वाला आर आएगा, म्यू आर। म्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, म्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, के जेड स्क्वायर को। और हाफ से मल्टीप्लाई कर लो। और जब इसको अच्छा, समझ में आया, सारे फॉर्मूले एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हैं। ये वही है, ये बस जो था एक उसका एक दो हाफ, वो आ रहे हाफ हाफ आया था, हैं। के पॉजिटिव जेड लिखना, ई स्क्वायर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। पॉजिटिव, सॉरी ये आया था, वही यस चीज आ सर, रहा ओके, है ना। इनटू एक एक मल्टीप्लाइंग तो फैक्टर। पोटेंशियल एनर्जी आ गया, यस सर, काइनेटिक एनर्जी आ गया, टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? टोटल एनर्जी फिर से इन दोनों का ऐड कर लो, एडिशन। माइनस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर आएगा। और जब आर का हम लोग वैल्यू पुट किए थे, तो उस समय कितना आया था बताओ जल्दी से? टोटल एनर्जी आर का वैल्यू पुट करने के बाद एम ई की और पावर 4। एम बाई म्यू एक्स्ट्रा आ गया था शायद। हाँ, तो एम के जगह पे अब मुझे क्या लिखना होगा? म्यू लिखना होगा। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पुराना वाला, एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस में ये आया था। देख लेना फॉर्मूला, आई थिंक सही होगा, गलत होने के चांसेस नहीं है। nth ऑर्बिट में अब m के जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा है, यहाँ पे जब r पुट करेंगे तो मुझे ये पुट करना होगा, तो उसमें ये वाला फैक्टर आएगा, है ना। यस सर, तो यस m सर, के जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? म्यू। म्यू। इस जगह पे आएगा म्यू और एक फैक्टर आ जाएगा। तुमने m ऊपर लिखा है, मतलब कि m ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। रिजल्ट ये आना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए इसके सॉल्यूशन का, टोटल एनर्जी का, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर है इंटू ना। समथिंग। लेकिन अब मैं इसका वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ई एन कितना हो जाएगा? माइनस एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो एम ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे एम आएगा और न्यू ऊपर रहेगा, और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आता है? माइनस 13.6, और ये आ गया जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और म्यू बाय एम। ये आया ई एन का फॉर्मूला, ओके, ठीक है। तो एनर्जी में इतना डिफरेंस आता, बस म्यू बाय एम का एक फैक्टर आ जाता है। अब देखो फॉर्मूला तो तुम्हें याद रहेगा नहीं, तो बेटर है कि प्रोसेस याद कर लो, और अगर प्रोसेस तुमसे याद नहीं रहेगा तो फॉर्मूला याद कर लो, है ना। तो वापस डिराइव करते हैं प्रोसेस। वो तुम करना अपने घर में बैठ के वापस से डिराइव। तो म्यू बाय वीडियो एम का दिखा। फैक्टर आएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। यस सर।
हाँ, फैक्टर को याद रखोगे तो काम बन जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक कोलिजन। एटॉमिक कोलिजन, और ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। हमारे दिमाग एकदम चलने चाहिए, फ्रेश कर लो अभी फटाफट दिमाग को। सर एकदम पानी पीने के लिए हाँ एकदम पानी पी करके आओ, चलेगा, पूरा 2 मिनट दिमाग रुकेंगे चाहिए। सर प्लीज। हाँ बिल्कुल रुकेंगे, मैं डायग्राम बनाता हूँ तब तक। फूला वूला छीटा उटा मार करके आओ फेस पे फटाफट। आ गए? यस सर। यस सर, पूरा खुला खुला सा हो गया। बढ़िया। अब समझो अच्छे तरीके से, सिंपल सिंपल भाषा में समझाते जाऊंगा। पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर, ठीक है? सेंटर ऑफ मास चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। एज्यूम करो कि दो बॉल है, ये दो बॉल, और ये दो बॉल में से एक बॉल जो है वो रेस्ट पे था, और ये v वेलोसिटी से आया, दोनों का मास सेम है, एज्यूम कर लो, और ये जाकर के टक्कर खाया, एक्सचेंज हो जाकर के टक्कर खाया, तो टक्कर खाने पे क्या होगा? वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। गलत। वो भी गलत है। सर वो रेस्ट पे आ जाएगा और वो आगे बढ़ेगा ना किसी। गलत। क्या मैंने ई का वैल्यू डिफाइन किया? इलास्टिक अरे कोलिजन हो रहा है, नॉन इलास्टिक हो रहा है, क्या कैसा टाइप ऑफ कोलिजन है, मैंने तो बताया नहीं, ठीक है? ओके सही। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह का कोलिजन हो रहा है, बराबर? कोलिजन पे डिपेंड करेगा, अगर ई का वैल्यू 1 हुआ तो कोलिजन पे डिपेंड करेगा कि ये वेलोसिटी एक दूसरे को एक्सचेंज करेगा कि नहीं, या फिर ई का एक्चुअल मतलब है क्या? ई का एक्चुअल मतलब है एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा। आया ना? हाँ यस सर हाँ। हाँ अगर ई का टोटली वैल्यू 1 है तो क्या एनर्जी का लॉस हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ, पूरे सिस्टम का नहीं हुआ। और अगर ई का वैल्यू 0 है तो क्या एनर्जी का लॉस हुआ? हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी में चला गया हाँ सिस्टम पे। यस सर। अब अच्छे तरीके से तुमने सुना नहीं। क्या ई एक इज सेकंड। इक्वल टू 0 है तो एनर्जी का लॉस हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, कन्वर्ट हुआ होगा, बिल्कुल एनर्जी का लग रहा है। लॉस नहीं हुआ, मेरी बात समझ में आई? ओके। ई इज इक्वल टू 0 है तो एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। कन्वर्ट हो गया बस पोटेंशियल। हाँ, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, ओके। हाँ ठीक है? काइनेटिक एनर्जी का यस। मैक्सिमम लॉस हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वगैरह चीजें बातें होती है, वो यहाँ पे भी लागू होता है। एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, बस कन्वर्जन का है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। और ई इज इक्वल्स टू 1 अगर हम लोगों ने बोला तो इसमें क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का सर लॉस मतलब काइनेटिक कांस्टेंट है। 0 हुआ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही हाँ नहीं हुआ। और इस वाले यस। में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो ना तो मैक्सिमम हुआ ना ही 0 हुआ, उसके बीच में रहा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही यस। होगी तुम्हें, सेंटर ऑफ मास तुमने अच्छे हाँ से पढ़ा है तो समझ में आएगा ही डेफिनेटली।
ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। E इज इक्वल्स टू 1 हुआ तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 का प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 का इनिशियल और फाइनल सेम होगा। कांस्टेंट रहेगा। हाँ, यस और अगर E इज इक्वल्स टू 0 हुआ इसका मतलब एनर्जी का लॉस सबसे मैक्सिमम। अच्छा, तो एनर्जी का लॉस अगर हुआ तो वो एनर्जी गया किधर? तो पोटेंशियल में ना, किधर गया? बॉडी से। तो E इक्वल टू 0 में मतलब जो काइनेटिक एनर्जी था वो पोटेंशियल में हुआ, वापस रिगेन नहीं हुआ ना, पोटेंशियल क्या होता है? ये हुआ ना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे हुआ? और यहाँ पे तो स्प्लिट तो है डिफॉर्म हो नहीं। गया था, हाँ, बॉडी डिफॉर्म हो गया। बात को समझना, वो एनर्जी गया कहाँ? पोटेंशियल एनर्जी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला गया वो एनर्जी, पचक गया, ये डिफॉर्म हो गया, बॉल पचक गया। तो वही या तो फिर पोटेंशियल। साउंड के फॉर्म में एनर्जी लिबरेट हो गया, या फिर लाइट के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल गई। ठीक है, इतने तरीके से अच्छा, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अब डिस्ट्रॉय इन द सेंस मतलब कि लॉस हो सकता है, कन्वर्ट दूसरे काइनेटिक फॉर्म एनर्जी, में। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है इतने फॉर्म में। अब हम लोग स्मॉलर स्केल में आ जाते हैं, हम लोग स्मॉलर स्केल में आ जाते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम और न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन जो कि ई काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है या फिर उसके पास वेलोसिटी वी है, और जो हाइड्रोजन एटम है वो रेस्ट पे था, वो उसके साथ जाकर के टक्कर खाया, बराबर। तो यस सर। जब इसके साथ टक्कर खाएगा तो एनर्जी का लॉस होगा या नहीं होगा, हम लोग कैसे बताएंगे? यहाँ पे तो रेस्टिट्यूशन। यहाँ पे तो पैरामीटर था, इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में काम होती है। मेरी ईएम बात वेव रिलीज होगा ना, नहीं मतलब नहीं, अगर। तुमने जितने भी पीछे वाले पाप पढ़े हैं उसको भूल जाओ अभी के लिए। मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो तुम अच्छे तरीके से। ठीक है। ठीक है, ओके। यहाँ पे E इज इक्वल्स टू 1 और E इज इक्वल्स टू 0 के नाम का कोई चीज नहीं होता है। क्वांटम लेवल पे हम लोग बातें कर रहे हैं। ओके सर। ठीक हाँ, है, देख पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये दोनों टक्कर खाया तो हीट में लॉस हो गया एनर्जी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, बराबर। हाँ। लेकिन जब यस ये सर। दोनों टक्कर खाया, लेट से कि एनर्जी का लॉस हुआ, तो वो एनर्जी का लॉस क्या हीट में चला गया? हाँ, हो गया रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। यहीं पे गलती हम लोग कर देते हैं। ये बातें हम लोग एक बड़े स्केल में कर रहे हैं, ये बातें हम लोग क्वांटम लेवल पे कर रहे हैं। क्वांटम लेवल पे हीट नाम का कोई चीज नहीं है। हीट होता क्या है बताओ मुझे जरा सा? टेम्परेचर, आया ना? हाँ। टेम्परेचर होता क्या है? यस सर। एटम का वाइब्रेशन, डिग्री ऑफ हॉटनेस। अच्छा। एटम का हाँ। वाइब्रेशन विच डिफाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो एटम लेवल पे बातें तुम कर रहे हो, तो एटम का टेम्परेचर थोड़ी ना आएगा, एटम का तो वाइब्रेशन आएगा। तो हीट अच्छा, कैसे आ हाँ सही सकता बात। है? एटम का हीट कैसे हो सकता है? समझ सही में है। आया? तो वैसे हम लोग यस कण सर। की बात कर रहे हाँ, तो हैं, अब एटम यहाँ समझ पे गए सर अभी। एनर्जी का लॉस के बारे में मुझे मेन बात करना है कि एनर्जी का जो लॉस हुआ, एनर्जी इन द सेंस काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ, वो किस फॉर्म में गया? यहाँ तो बहुत सारे फॉर्म थे, हमने देख लिया लॉस हुआ। यहाँ पे किस फॉर्म में लॉस होगा एनर्जी का? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे। तो सोचने दो सर, मैं मुझको लग रहा है एम वेव में, लेकिन आपने मना कर दिया, क्या बोल। नहीं नहीं, अब तुम्हारे पास ओपन है पूरे दरवाजे, सोचो। EM पीछे भी कुछ पड़ा होगा तो उससे भी तुम सोच के बता सकते तो मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो जो भी हो। मे तो बी EM एम वेव्स वेव के आया फॉर्म में कैसे? निकलेगा। हाँ, EM वेव आया कैसे? एक्सेलरेशन से आता है, लेकिन। अब देखो, जो भी एनर्जी का लॉस हुआ, मान लो कि छोटा सा एनर्जी का लॉस हुआ, तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पे चला जाना चाहिए। एनर्जी नाइदर कैन बी हाँ। क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही वाली बात हुई ना। न्यूट्रॉन के पास था मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जिसमें से इसके साथ कोलिजन करने के बाद अब दोनों का एनर्जी का समेशन बचा मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसके पास v1 वेलोसिटी आ गया, इसके पास v2, तो सारे इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हाँ वोल्ट क्या। का लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का। और ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं जाना चाहिए, बराबर। तो फोटॉन। हाँ, ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन कराने में चला जाता है, क्योंकि सही ये है, एक लगा ही हाइड्रोजन था। एटम है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे जो रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। तो ये जो तो ये फोटोन है कोलिजन किसके बीच में है सर? ये है न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम सर के नहीं बीच मालूम में। था। न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम के बीच में कोलिजन था ये, ठीक है। इसे कनेक्ट करने दो। ऊपर मैंने लिखा था हाइड्रोजन एटम और न्यूट्रॉन। हाँ अगर बूथ हो रहे थे। और उसमें भी ये रेस्ट पे है, और ये एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है या वी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, ठीक है क्या। यस। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक बात बताया कि ये कैसा कोलिजन होगा, ये प्रोबेबिलिटी है। अगर हजार हजार के बारे में बात ही नहीं करते, जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मिलियंस में होती है, यस सर। टीके वाले यस बात। सर। ठीक है, चलो। तो मान लो कि अभी एग्जाम्पल के लिए 100 कोलिजन्स हुए, तो 100 कोलिजन हुए तो E इज इक्वल्स टू 1 जो कोलिजन होंगे उसमें हो सकता है 1/3 हो, और E इज इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग 1/3 हो, और E इज इक्वल्स टू 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग में 1/3। ये प्रोबेबिलिटी है, कौन सा वाला कौन करेगा हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत चीज़ें बता दी तुम लोग को, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्वांटम लेवल पे जो थी बता दिए। दूसरे जगह पे इतना बताते ही नहीं, वो सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताते, ठीक है। और जब ये सब नहीं जानोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। अब हर एक चीज़ को भूल जाओ, अब माइंड को वापस से फ्रेश कर लो, पूरा माइंड को फ्रेश कर लो। सोचो नया क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि ये एक न्यूट्रॉन है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी k है या फिर v है वेलोसिटी, और ये हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है, बराबर। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन और कुछ नहीं है। ये m मास है क्योंकि न्यूट्रॉन है, और हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा m, क्योंकि हाँ सर बराबर। हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। हाँ सॉरी, मैं ड्यूटेरियम की बात कर रहा था जब। अच्छा अच्छा। तो मास ऑफ प्रोटॉन काफी बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ऑलमोस्ट दोनों का मास m हो गया, बराबर। तो ये है हाँ इनिशियल सिचुएशन। और जब कोलिजन हो जाएगा तो कोलिजन होने के बाद इसके पास वेलोसिटी हो जाएगा v1 और इसके पास वेलोसिटी हो जाएगा v2। सर कोलिजन कैसा यस सर। बताया नहीं आपने, मैंने पहले ही बताया कोलिजन कैसा भी हो सकता है, n इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है, n इज इक्वल्स टू सॉरी e इज इक्वल्स टू 0 हो ई। सकता है। हाँ e, और e लेस देन 1 और 0 हो सकता है। लेकिन जब क्वांटम लेवल पे बातें करते हैं तो इसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, जो कि वहां पे भी बोलते थे ना, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, और इसको इन इलास्टिक कोलिजन, और इसमें और इलास्टिक। इसको इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली लिखना पड़ेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक और ये इन इलास्टिक, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि E इज इक्वल्स टू 1 वाला कोलिजन यहाँ पे होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग देखने के लिए अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं। सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी देखना क्या, पड़ेगा हाँ, दोनों तो कंडीशन। अब देखो, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये कोलिजन किया, ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट, हम लोग निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हो सकता है। फाइनल। क्या निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो क्वेश्चन का है मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कब होता है, E इज इक्वल्स टू 1 में या 0 में या थर्ड जीरो। वाले, 0 में। जीरो। तो हम लोग क्या एज्यूम करने वाले हैं अभी कि E इज इक्वल्स टू 0 है। तो E इज इक्वल्स टू 0 है, तो V1 और V2 कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन करके। v/2। बिल्कुल सही, m V1 प्लस ऑफ m V2, और क्योंकि जब E इज इक्वल्स टू 0 होता है तो दोनों चिपक जाता है, या फिर दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है।
तो कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v/2। आधी बड़ी। तो एनर्जी का लॉस कितना हुआ मुझे वो निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस। सर हम लोग निकालते हैं, सर आप टेंशन कोई मत बात लीजिए। नहीं, मैं निकाल देता हूँ, मुझे लिखना भी तो पड़ता है। इनिशियल कितना Yes, एनर्जी था, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ईजी है, बस देखते जाओ ना। और दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो तो रेस्ट पे था, उसका जीरो। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ m1 v1 2m स्क्वायर, v1 और v2 दोनों सेम है, 2m हाँ, डैश होगा यहाँ पे v/2, है ना। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 2m v/2 का होल स्क्वायर, सही है। कितना आया ये, सर हाफ हट जाएगा ना, हाँ ऐड हो गया ना। तो कट जाएगा ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कितना आएगा फाइनल आंसर बताओ, 1/4, सही है। यस सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो था उसको हमने के नॉट बोला हुआ है, लेट से। तो क्या ओके, मैं के नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये के नॉट के टर्म्स में कितना हो जाएगा, K0/2। के नॉट बाई टू। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था के नॉट और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है के नॉट बाई टू। इस सभी स्टेप को याद रखो क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है इसी तरीके से। इसका फॉर्मूला नहीं होता है कोई, इसका यही प्रोसेस है, यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चेंज इन ओके। काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। K0/2। अच्छा ये जाएगा ट्रांजिशन फाइनल ऑफ, माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, सर इनिशियल फाइनल। माइनस फाइनल क्योंकि इनिशियल ज़्यादा होगा तभी तो लॉस ज्यादा। हुआ। Yes, तो कितना हो जाएगा के नॉट बाई टू। सो डेल्टा के जो लॉस हो सकता है S वो equal to HC। के नॉट बाई टू होगा। दिस इज द मैक्सिमम लॉस। ये क्या है, ओके, मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस मैं वापस पॉसिबल। से रिकैप कर रहा हूँ अब, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब समझना है। इसके पास था के नॉट एनर्जी, न्यूट्रॉन है, और इधर हाइड्रोजन एटम जो कि रेस्ट पे था, और टक्कर खाने के बाद दोनों कुछ वेलोसिटी से जाएंगे, मुझे नहीं पता है कि कैसा कोलिजन हुआ। तो उसके लिए मैंने क्या करा, इनका वेलोसिटी v1 रखा और इसका v2 रखा और e इज इक्वल्स टू 0 एज्यूम किया। और एज्यूम करते हुए हम लोगों ने निकाला कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है एनर्जी का। सो K0/2। काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो के नॉट बाई टू हो सकता है। अगर इतना लॉस होगा तो ये लॉस ऑफ एनर्जी जाएगा कहाँ, ये लॉस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ट्रांजिशन, फोटॉन, है ना। इधर यस। से सॉरी हाँ। इलेक्ट्रॉन फोटॉन। नीचे आएगा तो इधर फोटोन बाहर निकलेगा, हाँ, HC by यस। lambda है एनर्जी। ना। हाँ। अब मेरी बात समझो, लेट से कि काइनेटिक एनर्जी जो है के नॉट, पहला केस कर रहा हूँ, के नॉट का वैल्यू कितना है, 20, कितना है 20 यस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी का लॉस कितना हो सकता है, इफ लेट से इफ ई इज इक्वल्स टू 0 हुआ तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है कितना हो सकता है, के नॉट बाई 10 टू, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतना एनर्जी का लॉस हुआ तो वो किस में जाना चाहिए, वो फोटोन के पास ही जाना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना ही चाहिए, कंपलसरी है, तभी ये एनर्जी का लॉस हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, यस सर। क्लियर है क्या बात। तो यस सर। अगर ये जो हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे था, तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो उसके लिए कौन कौन सी एनर्जी वो एक्सेप्ट कर सकता है, कौन कौन सा कर सकता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकता है, और 12.09 कर सकता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे ही हैं, या फिर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकता है ना। यस सर। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसके पास एग्जैक्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
एनर्जी का लॉस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी तभी वो एक्सेप्ट करे। क्लियर है क्या? ओके। हाँ। अब मुझे बताओ, क्या इसमें इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है? इलास्टिक हाँ, कोलिजन, प्रोबेबिलिटी तो है। हाँ प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि दोनों एनर्जी लॉस ना करे, आराम से निकल जाए। तो इलास्टिक कोलिजन ऑलवेज पॉसिबल होता है। कभी भी कोई भी ऐसा सिचुएशन और नहीं जिसमें इलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता, हाँ। है ना? ऑलवेज पॉसिबिलिटी यस है। सर। दूसरा, क्या इन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है? पहले बताओ, क्या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है? हाँ, अभी वही तो डिराइव कर रहे हैं। हाँ, हो तो हम्म? सकता है। वही तो कर रहे हैं। नहीं, वही नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी बस एज्यूम करके निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं बोला कि होगा ही होगा, ये एजम्पशन है। अच्छा। ये एजम्पशन है। क्या ये जो एजम्पशन मैक्सिमम लिया लॉस। है वैलिड है? ये वैलिड नहीं है। कितना मिलना चाहिए लॉस? 10.2 होना चाहिए। ऊपर याद करो, जब एग्जाम्पल लिया तो इसमें मैंने बोला था जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में ही जाना चाहिए, सारा का सारा। और हाँ सर। इलेक्ट्रॉन ना ज्यादा एनर्जी एक्सेप्ट कर सकता है ना कम एक्सेप्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन का रूल है ना? तो क्या ये ओके। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा। बोलेगा मेरे को अच्छा, उसको 10.2 10.2 चाहिए, से मिनिमम दो ही। ज्यादा ही दो मुझे उससे। 10.2 ऐसा चाहिए। बोलेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, या फिर बोलेगा मुझे 12.09 चाहिए, मुझे 12.1 भी नहीं चाहिए, अच्छा अच्छा, उसको एग्जैक्ट पर। एग्जैक्ट चाहिए। यही तो मैं तब से बता रहा हूँ। तो अब मैं नीचे ओके। आता हूँ वापस यहाँ पे। तो हमने एजम्पशन लिया कि मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 एनर्जी मिनट लूज हो सकता है। क्या इतना एनर्जी लॉस होने पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट कर सकता है क्या? नहीं। नहीं कर पाएगा। उसको कितना चाहिए? नो। 10.2 पॉइंट टू चाहिए। और चाहिए। 10.2 चाहिए। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। क्या ओके। इनइलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है? एनर्जी लॉसिंग होगा इसमें। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि जो लॉस हो वो 10 और कम होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0 के बीच में हो। क्या कभी भी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन नहीं। इसके बीच का कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है क्या? सिर्फ 10 या 0 नहीं होना कभी चाहिए। पता ही नहीं। नहीं कर सकता है, हम्म, क्योंकि 10.2 तो मिनिमम चाहिए उसको ट्रांजिशन करने के लिए। हाँ तो ये वाला भी नहीं हो सकता। आई थिंक मेरी बात तुम लोग को अब समझ में आ रही होगी। हाँ। तो मैं दूसरा एग्जांपल हाँ। देता हूँ। लेट से कि ए के नॉट नॉट और का ए। वैल्यू है कितना कर दूं मैं? 20.4। फोर। हाँ, अभी तो एक ट्रांजिशन। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है? मैक्सिमम लॉस ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक लॉस एनर्जी ए नॉट बाई टू। कितना हो सकता है? मैक्सिमम लॉस के नॉट बाई 2। और इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 10.2। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अब बताओ कि इसमें इलास्टिक कोलिजन हो सकता है कि नहीं? इलास्टिक कोलिजन नहीं, उसमें तो लॉस ही नहीं ऑलवेज हो होगा। सकता है इलास्टिक, कोई लॉस ना हो एनर्जी का। यहाँ पे ही तो मैंने बताया, इलास्टिक कोलिजन ऑलवेज होगा। हो सकता है, बट ओके, फेवरेबल नहीं है कोई तो। फेवरेबल का बात नहीं है, होगा ही होगा। ओके। दूसरा, इन इलास्टिक, होगा, सब सब होगा मतलब। सबसे पहले बताओ, परफेक्टली इलास्टिक होगा कि परफेक्टली इलास्टिक? तो होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। क्यों? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक के लिए E इज इक्वल्स टू 0 होता 10। है। और E इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो लॉस मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम लॉस कितना होता है? के नॉट बाई 2। हाँ बिल्कुल। और इसका वैल्यू कितना आता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंज्यूम कर सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन? हाँ, कर सकता है। एन इज इक्वल्स ग्राउंड टू से 1 कम। से 2 में जाएगा तो कंज्यूम कर लेगा, और वापस से जब नीचे आएगा तो फोटोन को रिलीज कर देगा।
मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो कोलिजन होता है तो फोटोन यही वाला रिलीज होता है, यही फोटोन रिलीज होता है। ओके। तो ये यस सर। हो सकता है। अब मुझे बताओ इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है कि नहीं? इनइलास्टिक, अगर तो इनइलास्टिक उसमें तो है, और कम होगा ना। इनइलास्टिक है तो ये चीज होना चाहिए, या फिर जो लॉस होना चाहिए वो 10.2 के 10.2 से कम कम होगा। होना चाहिए, या फिर जीरो के नहीं बीच में। होगा। क्या नहीं इसके बीच में कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है? नहीं। नो सर। तो ये ट्रांजिशन नहीं नहीं होगा। होगा। मेरा लास्ट हर गला जो बैठ गया तुम लोग खराब को है। सिखाते सिखाते। थर्ड वाला, क्या? थर्ड, अगर के नॉट का वैल्यू 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बताओ इसमें पहला इलास्टिक। सर इलास्टिक होगा ही। इन हाँ। इलास्टिक भी, परफेक्टली इन इलास्टिक भी होगा, और तीनों होगा एक्चुअली। हो सकता है। you know, कॉन्सेप्ट लगा करके बोलो, अक्कर बक्कर बम्बई मत करो। सर हाँ, क्योंकि देखो ना सर, इधर तो 10.5 के पास आएगा ना, मतलब चांसेस है 10.2 भी हो सकता है sir, इन perfectly इलास्टिक। लगा तो समझ सकते हैं इसमें, क्योंकि चलो मतलब जो परफेक्टली इलास्टिक के बारे में सॉरी बात सॉरी, करते सर 10.2 नहीं है ना, मतलब उसको ऊपर भी नहीं चाहिए, नीचे भी नहीं चाहिए, आपने हाँ बताया तो था वो नहीं। perfectly हैं, है ना? interested नहीं होगा ना फिर। तो परफेक्टली अगर इनइलास्टिक होना है तो E इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जिसके लिए मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए? 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इतना कंज्यूम कर ले अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन तो ये परफेक्टली इलास्टिक होगा। क्या इतना कंज्यूम कर सकता है क्या? नहीं। नहीं नहीं, उसको खतरनाक 10.2 चाहिए, concept है। Yes, या फिर उसको 10 पॉइंट सॉरी 12.09 चाहिए। यही दो चाहिए, ये दोनों तो है ही नहीं इसके पास। अब E इज इक्वल टू 1 से 0 के बीच में देखते हैं, मतलब जो लॉस हो सकता है वो 10.5 से 0 के बीच में। क्या ये ये हो सकता है कि नहीं? 10.2 हो सकता है इसमें। 10.2 बीच में हाँ। आता है एक, जो कि इलेक्ट्रॉन हाँ एक्सेप्ट सर, कर सकता है। होगा। ये तो ये वाला इनइलास्टिक कोलिजन होगा। सही है। मेरी बात समझ में आई क्या? ये sir, ठीक है। इलास्टिक हरदम ही होगा, ये बाय लॉ। हाँ, ओके। और करना है क्या? हाँ सर, एक एक क्वेश्चन कर लो आराम। फिर उससे सर अच्छा इफ तो। सपोज, एक डाउट पूछना है हम्म, सर, मतलब अगर सपोज इतनी एनर्जी दी 13.6 के ऊपर, मतलब इससे भी ज्यादा दे दी, मतलब निकल ही जाए, उसके बाद वो 13.6 के ऊपर भी दे दी, वो ऑब्जॉर्व करेगा या फिर 13.6 तक ही वो करेगा? वो भी नहीं जो करेगा? इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन, करेगा ऐसा हाँ, 13.6 के ऊपर? उतना ज्यादा तक वैसे या क्वेश्चन दिया नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन मिलेगा नहीं नहीं, तुम्हें। मैं पूछ रहा था। अगर मान लो कितना दूं, चलो लेट्स से दैट द एनर्जी इज 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ इसमें अब क्या क्या हो फर्स्ट सकता वाला है? तो होगा ही। हम्म, इसमें तीनों हो सकता है। हम्म, और कोई? इनइलास्टिक होगा, इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक होगा है। और सेकंड वाला हाँ होगा सर, बीच में 10.2 भी आ रहा है। हाँ, को भी तो मिल सकता ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक होगा कि नहीं? E इज इक्वल टू जीरो, मतलब होगा। मैक्सिमम लॉस के नॉट बाई टू, 12.09 12.09 पॉसिबल। आ रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेके डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचा हो सकता है। और अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो जो लॉस होगा वो इसके बीच में होना चाहिए, ओके। यस सर। 12.09 से 0। क्या इसके बीच में एक एनर्जी आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? बीच वाला ही यस होना सर, चाहिए, इसमें इसको नहीं लेना चाहिए।
तो ये ले सकता है, और बीच में एनर्जी लिया, इसका मतलब ये इनइलास्टिक कोलिशन। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। सर, इसलिए मुंह धोने के लिए बोला था, समझ हाँ, गया। कुछ करना नहीं है। देखो सही मैंने है। कैलकुलेशन किया कुछ स्टार्टिंग में, बस सेंटर ऑफ मास का जो कैलकुलेशन था वो वाला किया, उसके बाद सिर्फ एनालिसिस हाँ, हुआ, मतलब दिमाग लगाया। आधा करो सर, लेकिन उसमें भी अजम्पशन था मास सेम है ना, राइट? अगर ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले अभी ले। क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन एक न्यूट्रॉन है और एक हीलियम प्लस एटम, तो बोला गया कि बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए ताकि इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दे, n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2। तो थोड़ा सा टाइम देना। ठीक है, मिनिमम इनॉड निकालना है, फाइंड मिनिमम इनॉड। वरना ज्यादा रखना है तो कितना भी रख दो। बताओ हीलियम प्लस का कितना हो जाएगा मास? तो 4m सर, एक बार कर लेते हैं ना ट्राई से भाई। हाँ, तो इसका मास अगर तुमने m लिया तो इसका 4m हो जाएगा। आंसर एक सेकंड सर प्लीज। तो सही निकाला तुम लोगों ने, थोड़ा बहुत और चीजें समझने की जरूरत है यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे ये कैलकुलेशन करना है कि इसका मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो सकता है अगर हमने E इज इक्वल्स टू 0 एज्यूम किया है। ठीक है, इसका मास m है हाँ परफेक्ट। और इसका मास 4m है, तो इसके पास वेलोसिटी v वी डैश बाई हो फाइव। जाएगा, और इसके पास भी वेलोसिटी v डैश हो जाएगा। इसके पास वेलोसिटी v है, मोमेंटम कंजर्वेशन किया, mv इज इक्वल्स टू 5m v डैश, सो v डैश इज इक्वल्स टू v बाय 5। अब एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विच इज हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस फाइनल हाफ ऑफ m v स्क्वायर, 5m वी स्क्वायर बाई हाफ कितना हो जाएगा ये? एम वी हाफ स्क्वायर ऑफ बाई 10 m v स्क्वायर माइनस ऑफ ये 5 और ये एम वी 1 बाई स्क्वायर बाई 10 10। एम वी स्क्वायर। और यस, फिर इधर लॉस निकालो, डेल्टा, हाँ यही तो लॉस है। ये कितना आ जाएगा अगर इसको तुमने के नॉट बोला है तो? 2 बाई हाफ 5m एम वी स्क्वायर को अगर तुमने के नॉट या फिर ई नॉट बोला है 4 बाई 5 ई नॉट। तो ये हो जाएगा 4 बाय 5 ई नॉट। सो दिस इज द मैक्सिमम लॉस। इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और ये जो मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है वो हीलियम प्लस के इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराने में जाना चाहिए। अब तो इसका कितना होता है? -13.6 इंटू 4 होगा, और इसका कितना होगा? -13.6 -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 4 बाई वही हो जाएगा, बाई 4 बाय 4 4 13.6। 13.6।
हाँ तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 13.6, कॉमन ले लो 4 माइनस 1। 40.8 आता है। 136 इंटू 3 कितना होता है? तो क्या यही 40 पॉइंट। एनर्जी को 13.6 इंटू 3 के बराबर कर लेना? हाँ सर, यही किया था थोड़ा सा। ठीक है ना? Yes, yes. तो जो एनर्जी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, डिवाइड बाय 4 के बराबर इतना होना चाहिए। ये आ जाएगा हमारा आंसर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मिनिमम है। हाँ। yes। अब देखो कोलिजन है ना, अलग अलग तरह का भी कराया जा सकता है। ये हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक। हेड ऑन कोलिजन करा है। ऑब्लिक कोलिजन भी हो सकता है कि ये आया और इसके साथ टक्कर खाया, टक्कर खाने पे ये इधर निकल गया और ये इस तरफ निकल गया। तो सेम 45% काम। का एनर्जी लॉस हो रहा है ईच कोलिजन में। तो कितने कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी जस्ट आधी हो जाएगी, कितने कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी जस्ट 3/4 हो जाएगी, ऐसे कुछ पूछेगा। तो ये चीज़ सेंटर ऑफ मास का फिर क्वेश्चन बन जाता है। देखने में लग रहा है कि हाँ ये एक सर मत, एटॉमिक कोलिजन का ये डाउट क्वेश्चन है। आता है हाँ। नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे तब उसके वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, तो उसमें क्या लॉजिक रहेगा? मान लो कि हाफ एनर्जी हर एक बार लॉस हो जा रहा है, 50% मैं एक तो वो सिंपल। रेडियो एक्टिव जैसे है, हाँ, रेडियो मतलब एक्टिव जितना जैसा। एक्टिव। वही वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट से जैसे 50% हो जा रहा है एक कोलिजन में, तो कितने कोलिजन के बाद उसकी एनर्जी 1/8 हो जाएगी? तो कितना कोलिजन होगा इसके तीन। पास? एनर्जी तीन हाफ है। एनर्जी कितना था ई, और इसका एनर्जी आधा हो रहा है। वेलोसिटी उसने आधा बोला, ऐसा नहीं बोला, उसने बोला एनर्जी आधा हो रहा है। तो अब एनर्जी कितना हो गया? E0/2। एक और कोलिजन हुआ तो इस एनर्जी का और आधा हो जाएगा, E0/4। फिर एक और कोलिजन होगा तो अब कितना हो जाएगा? E0/8। तो कितना कोलिजन रिकॉर्ड हुआ? एक। कितना हुआ? मैंने काउंट भी नहीं तीन। करा। तीन है ना? 1 2 3। टू रेस टू ना, नंबर ऑफ हाफ हाँ। तो लाइफ। इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। अब ये 50% की जगह पे 25% का एनर्जी लॉस, 20 का परसेंट, 30 का परसेंट, कोई सा भी परसेंट ले सकता है, तुम्हें बस मतलब निकाल। जीपी ऐसा बनता जाएगा। बिल्कुल। ठीक ओके। है। अब वो वेलोसिटी में भी लॉस बता सकता है कितना हो रहा है। तो ये मैथ्स बन गया सिंपल सा, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन। इसमें ये न्यूक्लियर फिजिक्स का कोई मतलब नहीं है, एटॉमिक लेवल पे कोलिजन का। तो मतलब कैसा क्वेश्चन देगा? 50 उस पार्ट मतलब वो भी टूट गया क्या? नहीं वो टूट गया। नहीं टूटेगा अच्छा, नहीं। 50 उधर चला गया। नहीं। हाँ। हाँ वो नहीं टूटेगा, एटम है ना। टूटेगा नहीं। तो 50 उधर जाएगा और इधर कुछ जाएगा, वैसा क्वेश्चन देगा। हाँ। टोटल ऑफ द एनर्जी। ठीक है, समझ जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायल स्पीड करते हैं। हाँ ये भी थोड़ा था टॉपिक, नहीं समझ रहा। कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायल स्पीड। तो होता है। रिक्वायल स्पीड क्या है? मूवी देखा होगा तुम लोगों ने, है हाँ ना? वो बंदूक मारते तो पीछे आते हैं। हाँ। मस्त सलमान खान आता है और ये बंदूक वो छोड़ो, लेता न्यूटन को नहीं मानते है। सलमान खान। और कुछ ये भी है। धड़ाधड़ धड़ाधड़ बुलेट्स निकलते जाते हैं, और ये बढ़िया से ओमेगा से रोटेट भी करते जाता है साथ में। और यहाँ पे जितने भी सारे गुंडे रिवॉल्वर हो होते हैं, तो। हाँ, सब मर जाते हैं बराबर। और उसका हाथ टस से मस नहीं होता, उसी जगह पे स्थिर रहता है बराबर। तो यहाँ पे हाँ रिकॉयल स्पीड का फंडा बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। एक्चुअल में न्यूटन। रिकॉयल स्पीड क्या होता है उसको समझते हैं। कभी भी तुम लोगों ने देखा होगा, टैंकर को देखा होगा, तोप को देखा होगा, कारगिल के युद्ध हाँ में जो यूज किया गया था टैंकर, होंगे वाला। है ना? या फिर पिस्टन, या फिर मशीन गन, कोई सा भी गन, है ना? अगर आरसी तुमने गन। देखा है तो गन में क्या होता है, जैसे तुम यहाँ पे फायर करोगे तो हाथ पे रिकॉइल लगता है। बुलेट क्योंकि आगे की डायरेक्शन में जा रहा है वी वेलोसिटी से, तो इसके सेंटर ऑफ मशीन। ऊपर रिक्वायल स्पीड लगता है ना? ये इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो जब कोई भी आदमी इसको पकड़ा हुआ होता है हाथ से, तो उसके ऊपर जर्क फील होता है।
यहाँ एक मतलब झटका सेंटर लगा, ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो इसलिए बुलेट क्योंकि और ये हाँ गन क्योंकि हाँ मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में सिस्टम का मोमेंटम कितना था, जीरो। जीरो। तो फाइनल जीरो। भी सिस्टम का मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो ये मास अगर इधर गया, छोटा ही क्यों ना मास हो, लेकिन इसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है, और हाँ। इसका मास ज्यादा होने के कारण से इसके पास वेलोसिटी कम होता है, लेकिन जो फोर्स है वो तो लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट होता है ना फोर्स, हाँ। बराबर। तो ये रिकॉइल होता ये है, इसी को हम लोग रिकॉइल बोलते हैं। तुम लोगों ने तोप में भी देखा होगा, और जब ये बाहर निकलता है गोला, तो ये पीछे आता है धम से करके। अगर हाँ। किसी ने शॉर्ट गन चलाया तो शॉर्ट गन में तो खतरनाक रिकॉइल स्पीड लगता है, रिकॉइल लगता है शोल्डर क्यों? के ऊपर। शोल्डर के ऊपर कुछ लोग लग करके लगाते हैं, तो बोलते हैं शोल्डर पे नहीं रखने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा रिकॉइल होता है कि वो शोल्डर पे जर्क करेगा तो जॉइंट टूटने का डर हो सकता है। बाप रे। ठीक है। तो आपने कोई चलाया हाँ, गन? तो जिसको एक्सपीरियंस है वही शोल्डर पे रख करके चलाते हैं। नहीं, मैंने नहीं, लेकिन करना है। किया नहीं है। चलो, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो रिकॉइल का मतलब समझ में आ गया, मोमेंटम कंजर्वेशन। कोई भी चीज़ अगर आगे जाएगा तो उसके दूसरे मास पे पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है। अब हम लोग इसे एटम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। ये हमारे पास एक एटम है, हाइड्रोजन एटम है समझा, और ये बैठे बैठे इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल्स टू 2 से 1 में ट्रांजिशन किया। इलेक्ट्रॉन क्या किया, n इज इक्वल्स टू 2 से 1 में ट्रांजिशन। अगर ट्रांजिशन करेगा तो ये क्या करेगा, फोटोन रिलीज करेगा, आया ना, यस सर। फोटोन रिलीज करेगा। और फोटोन के पास मोमेंटम होता है कि नहीं, होता है ना सर, एच बाई होता है, लैम्डा। होता है मोमेंटम होता है फोटोन के पास। लेकिन ओके। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था। वो कंजर्व रहेगा, उसका भी उतना हो हाँ, जाएगा अब समझ में आ रहा होगा धीरे अपोजिट डायरेक्शन। धीरे। इनिशियली सिस्टम क्या था, रेस्ट पे था, और फोटोन निकला इस डायरेक्शन में, तो इसके पास मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन, और इसके ऊपर जर्क लगेगा, तो ये मोमेंटम ऑफ द हाइड्रोजन है। क्या दोनों का मोमेंटम सेम होना चाहिए? यस सर। मेरी बात समझ में आई होगी तुम लोग को। तो यस सर, इनिशियल कंजर्व है ना, मोमेंटम जीरो इज का जीरो इक्वल्स टू रहेगा। फाइनल मोमेंटम। हाँ तो सर। मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए फोटोन के। अब एनर्जी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में समझाया, ये मास काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और ये मास बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण से सारा का सारा एनर्जी बुलेट लेकर के जाता है। क्यों? एनर्जी अच्छा। का फॉर्मूला क्या होता है, p²/2m, आया ना। यस सर। यस सर। और अच्छा, मास बहुत कम रहता है। हाँ, इसलिए अगर इसका मास काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मोमेंटम एनर्जी तो कम। दोनों का सेम है, बराबर। तो फोटोन यस सर। के बारे में अगर हम लोग लिखेंगे p²/2m ऑफ फोटोन, और लेट से एज्यूम कर लेते हैं अभी मास है, और एनर्जी ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, ये क्या हो जाएगा, p²/2m हाइड्रोजन एटम का। क्या हाइड्रोजन एटम का मास काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू द फोटोन? प्रोटॉन का मास भी होता और है। p ओके। p तो दोनों का सेम है ना, तो ये लगभग लगभग क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर मैं बोल सकता हूँ हाँ। कि जो हाइड्रोजन एटम के पास जो एनर्जी रिसीव होगा वो बहुत ही कम होगा फोटोन से, है ना। सही है सर। अब जो ट्रांजिशन हुआ था कहाँ से कहाँ हुआ था, n इज इक्वल टू 2 से 1 में ट्रांजिशन हुआ था। तो फोटोन जो एनर्जी रिलीज करेगा वो कितना रिलीज करेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस सर। है ना। इतनी एनर्जी यस रिलीज सर। होगी, लेकिन क्या ये एनर्जी फोटोन के पास जाता है, नहीं, गलत है, एक मिसकंसेप्शन है। बेसिकली ये एनर्जी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें और इसमें। तो एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों का समेशन मिला करके 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन एटम के पास काफ़ी कम एनर्जी जाएगा,
अप्रोक्सीमेटली लगभग इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो फोटोन सारा का सारा एनर्जी लेकर के जाता है। बात समझ में आई क्या? सर एक सेकंड, वो जो एनर्जी रिलीज हुई हाँ, वो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी रहेगा या फिर सम? एक सेकंड, मुझे डाउट आ रहा है। n इज इक्वल टू 2 से 1 में जो ट्रांजिशन होता है तो इसमें पोटेंशियल टोटल एनर्जी का चेंज हुआ, तो वो जो एनर्जी का चेंज हुआ वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये 10.2 हाँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिकॉइल स्पीड मतलब कि हाइड्रोजन एटम के पास जाएगा और फोटोन के पास जाएगा। यस सर। ठीक है। अब अच्छा, क्योंकि दोनों के पास जाएगा। हाइड्रोजन एटम बहुत कम एनर्जी ले रहा है, तो इसीलिए इसके एनर्जी को फोटोन पे मान नेगलेक्ट लेते किया, हैं लगभग। सारा फोटोन के पास चला गया। अब वापस से इस जगह पे ओके। आते हैं। मोमेंटम दोनों का सेम था, तो हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम हम लोग कितना लिखेंगे? mv, मास ऑफ हाइड्रोजन यस। एटम इनटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसको रिकॉइल बोलते हैं, इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना बोलेंगे? h बाई लैम्डा। सही है ना? हाँ सर। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p होता है। यस। Yes, sir. और c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो hc बाई लैम्डा हो जाएगा। ओके, हाँ 10.2। अच्छा, वही एनर्जी तो यही तो है hc बाई लैम्डा, डेल्टा ई। हाँ yes, sir. विच इज 10.2 मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय c, एंड दिस इज रिकॉइल। और m, मास ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग रिकॉइल स्पीड का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल स्पीड इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय ट्रांजिशन ऑन m, एमएचसी। मास इनटू c। m क्या है इसका? जो एटम है मास ऑफ उसका हाइड्रोजन। मास, जो भी एटम होगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, ep इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। ये रिक्वायर्ड स्पीड। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, यस सर, चलो समझ तो ठीक गया। है, फिर बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरे एक बार देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, और एक्सरे के बाद फिर मॉसलेस लॉ है, उसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो डाल देना इसलिए आप पक्का हाँ, आज ही डाल दो, रात 12 बजे तक। चलो कोशिश करता हूँ इसको मैं आज डाल दूंगा।